Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to do major branches of anthropology. There are four major branches of anthropology. First is biological anthropology, then socio-cultural anthropology, third is archaeological anthropology and last is linguistic anthropology. एक एक करके इनके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं. सबसे पहले आती है बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी. इसको फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी कहा जाता है. ये एंथ्रोपोलॉजी की सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच है. इसमें जैसे कि नाम ही बता रहा है बायोलॉजिकल और फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स पढ़े जाते हैं ह्यूमन की. ह्यूमन कैसे ह्यूमन का ओरिजिन हुआ, वो अपने जो प्राइमेट्स में ह्यूमन के अलावा अदर मेंबर्स आते हैं उनके साथ होके भी बाद में कैसे उनसे अलग हुआ, उनसे कैसे डिफ्रेंशिएट हुआ, उसने कैसे खुद को इवॉल्व करा, कैसे प्रेजेंट उस टाइम पे भी कैसे वो अपनी प्रेजेंट जियोग्राफिकल और इकोलॉजिकल कंडीशंस में सर्वाइव करता था, और जियोग्राफिकल और इकोलॉजिकल कंडीशंस में चेंजेस के बाद ह्यूमन ने कैसे खुद को अडॉप्ट करा और फिर सर्वाइव करा. तो इसके लिए हमें सबसे पहले पढ़नी पड़ती है इसमें प्राइमेटोलॉजी. प्राइमेटोलॉजी में एक्सटिंक्ट जो ह्यूमन बींग के प्राइमेट्स हैं और जो लिविंग प्राइमेट्स हैं उनके बारे में स्टडी किया जाता है, जिसमें ह्यूमन, एपीज और मंकीज आते हैं. सेकेंड आती है पैलियोंटोलॉजी या पैलियो एंथ्रोपोलॉजी. इसमें फोसिल्स की स्टडी करी जाती है. ह्यूमन के जो भी स्केलेटन है उनकी फोसिल्स की स्टडी करी जाती है. उसमें देखा जाता है कि पुराने स्केलेटन एक्चुअल में थे कैसे. इसी से हमें बाद में पता चला था कि स्केलेटल पोस्चर्स में ह्यूमन के चेंजेस क्या क्या आए हैं. वो उसने जो इरेक्ट खड़ा होना शुरू कर दिया वो हमेशा से वो ऐसा नहीं हुआ करता था, और वो कैसे वो धीरे धीरे उसमें ऐसे चेंजेस आए कि उसने इरेक्ट पोस्चर्स लेना शुरू कर दिया. फिर थर्ड आता है ह्यूमन जेनेटिक्स. ये जेनेटिक वेरिएशंस मतलब जेनेटिक लेवल पे डील करता है. उसमें कैसे ह्यूमन में जेनेटिक लेवल पे वेरिएशंस आए और कैसे इनहेरिटेंस उसने खुद में किया, उसके बारे में बताता है. फिर आती है फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी. इसका हमें नाम से ही पता चल रहा है कि हमें क्रिमिनल्स वगैरह को आइडेंटिफाई करने के लिए जो इंडिविजुअल के साथ कोई मिस हैपनिंग हो गई है, जो नेचुरल कैलेमिटीज में फंस गया है, उनके बारे में जानने के लिए फॉरेंसिक डिटेल्स जब ली जाती है उनको एग्जामिन किया जाता है, तो उसको बोलते हैं फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी. फिर नेक्स्ट सेकंड ब्रांच आती है सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी. इसमें भी जैसे नेम से ही पता चल रहा है कि ह्यूमन बींग की सोसाइटी और उसके कल्चर के बारे में जाना जाता है. तो इसकी रेडक्लिफ ब्राउन ने एक डेफिनेशन दी थी सोशल एंथ्रोपोलॉजी की. वो कहते हैं कि इट इज़ द नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी. फिर नेक्स्ट आता है इसका स्कोप. इसके स्कोप की बात करें तो सबसे पहले फैमिलियल एंथ्रोपोलॉजी आती है. ये डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज़ को स्टडी करती है, उनके कल्चर, उनकी सोसाइटी, उनकी मैरिज प्रैक्टिसेस और उनके जैसे किस तरह की वो मैरिज प्रैक्टिसेस करते हैं और मैरिज में किस तरह के वो पेमेंट्स वगैरह लेते हैं, जैसे कि ब्राइड प्राइस हो गया, डोरी हो गया. तो अलग अलग सोसाइटीज़ में अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं, प्रेलेवेंट होती हैं. सेकंड आते हैं इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी. तो ये भी ओरिजिन किस तरह से इकोनॉमी स्टार्टिंग का ह्यूमन बींग, जब ह्यूमन बींग ने एक्चुअल ह्यूमन बींग इरेक्ट पोस्चर जब होके आया था, तो उस तरह की जहाँ पे उनकी इकोनॉमी थी, जैसे वो हंटिंग और गैदरिंग करा करते थे, उससे लेके आज की इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, इन सब को डिटेल में स्टडी करता है. थर्ड आता है पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी. ये हर टाइप की सोसाइटी को स्टडी करता है, जैसे कि जिसमें गवर्नमेंट हो या फिर जो स्टेट लेड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन सब टाइप की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को स्टडी करता है. फिर नेक्स्ट आता है एंथ्रोपोलॉजी ऑफ रिलीजन. ये भी हर तरह की रिलीजन डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के अकॉर्डिंग किस टाइप की वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, किस तरह के रिचुअल्स को वो परफॉर्म करते हैं, वो उन सब के बारे में ये स्टडी करता है. इसमें एग्जाम्पल आ जाता है कि कई सोसाइटीज़ में जैसे आइडल वर्शिप रेलिवेंट होता है कि वो मूर्ति पूजा करते हैं, और कई सोसाइटी में जैसे टोटम वर्शिप होता है कि किसी ना किसी वो एक पर्टिकुलर चीज़ की पूजा कर रहे होंगे, और कहीं कहीं तो फिर एथीस्ट होते हैं लोग कि किसी भगवान को मानते ही नहीं है. देन नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी. इसमें भी ह्यूमन और उसके इन्वायरमेंट को और इन्वायरमेंट के साथ कैसे कैसे ह्यूमन अपने आप को अडॉप्ट करता है, उसको डिटेल में स्टडी किया जाता है. फिर नेक्स्ट आता है इसमें मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी. ये भी ह्यूमन को डिटेल में उसकी ह्यूमन की बॉडी को स्टडी करेगा, उसमें किस कंडीशंस में किस तरह की उसको डिजीजेज या हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके बारे में ही स्टडी करता है. फिर आता है डेवलपमेंट एंथ्रोपोलॉजी. ये बताता है कि ह्यूमन बींग को अपने वेलफेयर के लिए किस तरह की डेवलपमेंटल नीड्स की ज़रूरत होती है और वो कैसे इसको टैकल करता है. इसके बाद नेक्स्ट ब्रांच जो आती है वो होती है आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी. ये ह्यूमन बींग के पास्ट कल्चर को उसके इन्वायरमेंट और जियोग्राफिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग स्टडी करता है. उसमें ये देखा जाता है कि ह्यूमन अपने पास्ट में किस तरह की एक्टिविटीज़ करता था. जैसे कि इसका नाम में ही आता है, दो वर्ड्स से मिलके बना है, आर्कियोज विच मीन्स एंशियंट एंड लोगोज ऑब्वियसली स्टडी होती है. ये प्री हिस्ट्री की भी स्टडी करता है, जिसमें कोई रिटन एविडेंसेस होते नहीं थे. हिस्ट्री वो टाइम पीरियड होता है जहाँ पे हमें रिटन एविडेंसेस मिलते हैं, चाहे हम उसको रिकॉर्ड कर पाए हैं चाहे नहीं कर पाए हैं, बट हमें रिटन एविडेंसेस मिलते हैं. तो जहाँ पे रिटन एविडेंसेस ना मिलके कुछ ना कुछ इनकी चीज़ें मिलती हैं, उस टाइम पीरियड को भी आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करती है. तो इसकी स्टार्टिंग भी ऐसे ही हुई थी. एक लंदन में एक जॉन फ्रेरे नाम का फार्मर था, उसको ज़मीन से 12 फीट नीचे कुछ रिमेन्स मिले थे. उसने वहाँ पे उसको लंदन की
सोसाइटी ऑफ एंटिक्विटीज़ में दे दिया था उसको फर्दर स्टडी करने के लिए, तो वहाँ से इस ब्रांच की स्टार्टिंग हुई थी। तो अब ये डिफरेंट डिफरेंट, जैसे हमने हिस्ट्री में पढ़ा होता है कि क्रिमेशन स्टाइल से भी बताया जाता है कि किस तरह से वो लोगों को डेथ के बाद गाड़ा जा रहा है, तो उनके साथ अगर चीज़ें गाड़ी जा रही हैं तो ये माना जाता है कि वो लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते हैं। तो इस तरह से इसको स्टडी करा जाता है। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है कि कुछ चीज़ों का तो जस्टिफिकेशन ही नहीं है। और हिस्ट्री में हम जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखते हैं कि हमें रिटर्न रिमेन्स तो मिले हैं बट उसको अभी तक हम डिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं। तो ये भी एक लिमिटेशन ही है कि हमें अभी तक पता नहीं चल पाया कि एक्चुअली में वो क्या लिखना चाहते थे। अब इसमें हमें लिमिटेड नॉलेज है और हमारे पास इंफॉर्मेशन के भी लिमिटेड सोर्सेज हैं। फिर नेक्स्ट लास्ट ब्रांच आती है लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। ये यंगेस्ट ब्रांच है। तो ह्यूमन बींग की जो सबसे ज़्यादा अच्छी एबिलिटी है, सबसे ज़्यादा डिस्टिंक्टिव फीचर है दूसरे एनिमल से, जो ह्यूमन बींग को अलग करते हैं कि हम बोल सकते हैं और हमारा एक सिंबॉलिक कम्युनिकेशन का एक कम्प्लेक्स सिस्टम है। तो लैंग्वेजेस को हम उसके माध्यम से हम लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं। तो इसकी स्टडी जो है लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी कराती है। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी से हमें ये पता चलता है कि डिफरेंट डिफरेंट जो सोसाइटीज़ हैं, अगर उनकी लैंग्वेजेस में कुछ सिमिलैरिटीज़ आ रही है तो हमें उससे ये पता चलता है कि एक्चुअल में उनका कहीं ना कहीं ओरिजिन का या तो पॉइंट सेम होगा, या तो फिर वो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट में हिस्ट्री में कहीं ना कहीं आपस में मिले होंगे, इसीलिए उनकी लैंग्वेजेस सेम है। तो हमें उससे इनके हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। इसका ओरिजिन ई बी टेलर की एक बुक थी, उससे हुआ था। ई बी टेलर की बुक का नाम था रिसर्चेस इनटू अर्ली हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। इसका स्कोप आता है कि हमें कल्चरल लिंकेजेस पता चल जाते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया। फिर लिंग्विस्टिक में लैंग्वेज में टाइम के साथ कैसे कैसे वेरिएशंस आए हैं उसके बारे में स्टडी करने को मिल जाता है, और ह्यूमन एक दूसरे से कैसे उन लैंग्वेजेस को लर्न कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।